माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम का दिनांक 22 मार्च 23 को निधन हो गया है। श्रीमती निर्मल सिंह टेकाम का जन्म 1 अगस्त 70 को सरेखा जिला सिवनी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। वे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर डोंडी लोहारा निर्वाचन क्षेत्र से सन 2008 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए निर्वाचित हुई थीं। वे छत्तीसगढ़ विधानसभा की महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति, शासकीय आश्वासन संबंधी समिति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति तथा सामान्य प्रयोजन समिति की सदस्य रहीं। उनकी समाज सेवा में विशेष अभिरुचि थी। वे अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा संघर्षशील रहीं। उनके निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी नेता को खो दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम का दिनांक 22 मार्च 2023 को निधन हो गया है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों इस विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती निर्मला सिंह टेकाम, उनके निधन की जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है। वे हमारे भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता थी। 2008 में वे इस सदन में निर्वाचित होकर के पहुंची थी और उनकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि थी वो कृषि से जुड़ी हुई थी। वो दुर्ग में जिला सहकारी बैंक की उपाध्यक्ष भी रही। सहकारिता आंदोलन से भी वे जुड़ी हुई थी और अपने क्षेत्र में और पूरे अंचल में जहां पर वो निवासरत थी, सामान्य वर्ग के, गरीबों के, किसानों के और हमारे आदिवासी भाइयों के हितों की लड़ाई वे सदैव लड़ती रही। बहुत ही व्यवहार कुशल थी, मृदुभाषी थी और सार्वजनिक जीवन में वे निरंतर सक्रिय रही। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से श्रीमती निर्मला सिंह टेकाम जी को विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को और स्नेहीजनों को इस दुख के सहने की शक्ति प्रदान करें। मरकाम जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नारी शक्ति की प्रतीक पूर्व विधानसभा सदस्य नीलिमा सिंह टेकाम का जाना आदिवासी समाज के लिए भी अपूर्ण क्षति है। वो राज परिवार की सदस्य रही हैं और उनके पति भी लाल महेंद्र सिंह टेकाम जी भी विधायक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो समाज के लिए भी एक बड़ी क्षति हुई है। मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से मैं सशक्त नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। ओम शांति शांति। दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्रवाई 10 मिनट के लिए स्थगित।
भव्य समारोह संपन्न होता है। भानुमंत दक्षिण कौशल के राजा थे। इतिहासविद बताते हैं कि भानुमंत राजा की बेटी थी भानुमति। चूंकि यह कौशल के महाराजा दशरथ की पटरानी बनकर गई, इसलिए उनका नाम कौशल्या पड़ा। कैकई देश से आई कन्या कैकई और सुमात्रा देश से आई बिटिया सुमित्रा कहलाई। हमारे दक्षिण कौशल से गई बिटिया कौशल्या ने ही विश्ववंद्य सुपुत्र श्री राम को जन्म दिया। श्री राम को सदा धीर रखकर संग्राम जीतने और हर स्थिति में विवेक रखते हुए सबके हित के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने का संस्कार भी माता कौशल्या ने दिया। गोसाई तुलसीदास ने बंधव कौशल्या दिसी प्राची लिखकर छत्तीसगढ़ का वंदना किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जननी माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में एकमात्र चंदखुरी में स्थित है। चंदखुरी एक छोटा सा ग्राम है जिसकी आबादी लगभग 7 से 8 हजार है। रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के चंदखुरी ग्राम में स्थित माता कौशल्या का यह मंदिर विलक्षण है। चंदखुरी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 27 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। पुरातात्विक दृष्टि से मूल मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में सोमवंशी नरेशों द्वारा कराया गया था। समय समय पर जीर्णोद्धार होने के फलस्वरूप मंदिर का मूल वास्तु रूप वर्तमान में विलुप्त हो चला है। मंदिर के वर्तमान स्वरूप का जीर्णोद्धार विक्रम संवत 1973 में किया गया था। यह मंदिर ग्राम वासियों के दान एवं चंदे की राशि से निर्मित बताया जाता है। माता कौशल्या का यह मंदिर जलसेन तालाब के बीचों बीच स्थित है। चारों ओर तालाब की जल राशि एवं मध्य मंदिर की छटा चांदनी रात में मनमोहक बनती है। इस मंदिर की नैसर्गिकता, सुंदरता एवं रमणीयता अत्यंत बढ़ जाती है। प्राकृतिक सुषमा के अनेक दृश्य इस स्थल पर दृष्टिगत होते हैं एवं श्रद्धालुओं का मन मोह लेते हैं। इस मंदिर में माता कौशल्या की गोद में बाल रूप में भगवान श्री राम की प्रतिमाएं स्थापित है। द्वारपाल के रूप में मां काली एवं मां सरस्वती की मूर्ति विद्यमान है। मां सरस्वती की मूर्ति के बाद में लगाई गई है। माता कौशल्या का यह मंदिर पत्थर एवं ईंटों से निर्मित है। यह मंदिर 18 एकड़ के जलसेन तालाब के मध्य में स्थित है। शरद एवं बसंत दोनों नवरात्र में श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर में ज्योति कलश की स्थापना की जाती है। कुछ वर्ष पूर्व तक मंदिर दर्शन हेतु नौका द्वार मंदिर तक जाना पड़ता था। मंदिर का पुजारी श्री माता की पूजा करने नाव से ही मंदिर जाया करता था। 2 वर्ष पूर्व ही तालाब पर सेतु बन जाने से माता कौशल्या का द्वार श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए हमेशा खुला रहता है। छत्तीसगढ़ में श्री राम ने वनवास का 10 वर्ष बिताया। यह कौशल प्रदेश राजा भानुमंत ने अपने दामाद महाराज दशरथ जी को दहेज में दिया था। यह मान्यता है। कौशल देश भी श्री राम के ही अधीन था, इसलिए वे विकल्प के रूप में यह कह सकते हैं कि रावण को कोसलाधीश बना देंगे। इस तरह कौशल, अयोध्या, जनकपुर ये भिन्न भिन्न क्षेत्रों की राजधानियां एक सूत्र में बंधी थी। छत्तीसगढ़ सबको आसरा देकर गर्वित होता है। यह इसकी परंपरा है। श्री राम की माता छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या जी का भव्य धाम भी यहाँ बने, यह कल्पना अब साकार होने वाली है। साधु संतों का साथ छत्तीसगढ़ के शीर्ष राजनेता भी इस दिशा में संकल्पित है।
एक ही स्थान पर इतिहास के समस्त सूत्रों को महसूस कर सकें, ऐसी परिकल्पना है। छत्तीसगढ़ के निरभ्र आसमान में युग युगों से रोशनी देने वाले सितारे चमक रहे हैं। उन्हीं में से एक माता कौशल्या जी हैं। आशा है छत्तीसगढ़ उनके आशीष से निरंतर आगे बढ़ेगा, यश के शिखर को छू सकेगा। प्राणे रामी जबी निपिसान लागे, प्राणे रामी जब निकसान लागे, प्राणे रामी जबी निपिसान लागे, प्राणे रामी जब निकसान लागे, उलटे गई दो नैन पुतरिया, उलटे गई दो नैन पुतरिया, भीतर से जब बाहर लाए, भीतर से जब बाहर छूटे गई सब महले अटरिया, छूटी गई सब महले अटरिया, हमें का ओढ़ावे चदरिया, हाय राम चलती की बेरिया, हमें का ओढ़ावे चदरिया, हाय राम चलती की बेरिया। चारे जने मिली के हाथ उठावे, चारे जने मिली के हाथ अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल नारायण चंदेल जी। जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न जो है माननीय अध्यक्ष जी सीएसआर से संबंधित है। माननीय मंत्री जी ने उत्तर भी दिया है, कुछ परिशिष्ट में भी आया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा था कि सीएसआर निधि के तहत किस श्रेणी के उद्योगों को कितनी राशि प्रति वर्ष में व्यय करनी होती है और उसका मापदंड क्या है, आधार क्या है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 500 करोड़ या उससे ऊपर टर्नओवर 1000 करोड़ या प्रॉफिट का 5 करोड़ जिन कंपनियों को है उनको दिया जाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यहां की जमीन पर उद्योग लगता है, यहां का पानी उपयोग करते हैं, यहां के लोग प्रदूषण खाते हैं, तो सारा संसाधन तो यहां का है। लेकिन आज तक
छत्तीसगढ़ सरकार की कोई ऐसी उद्योग नीति नहीं है सीएसआर मद के लिए कि इसका खर्च करने का कोई आधार तय होना चाहिए और उस परिधि में खर्च होना चाहिए जहां पर उद्योग लगा है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, वहां पर जन कल्याण के कार्य काम होने चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सीएसआर के तहत संपादित किए जाने वाले कार्य हेतु कार्य एजेंसी तय करने के क्या प्रावधान है, क्या नियम एवं शर्तें हैं, इसमें राज्य सरकार का नियंत्रण किस प्रकार से होता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएसआर क्रियान्वयन के लिए जो कंपनी का बोर्ड है वो यह सुनिश्चित करेगा कि सीएसआर संबंधी क्रियाकलाप कंपनी द्वारा स्वयं अथवा निम्नलिखित के माध्यम से शुरू किया जाए। किसी कंपनी द्वारा एकल रूप में अथवा किसी अन्य कंपनी के साथ आयकर अधिनियम 1961 का 43 की धारा 12 का और 80 छा के अधीन अधिनियम की धारा 8 अथवा रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन स्थापित कंपनी, यानी जिनके द्वारा ये किया जाना है उसका नॉर्म सही है। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 8 अथवा रजिस्ट्रीकृत न्याय अथवा रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के अधीन संसद के अधिनियम अथवा राज्य के विधान के अधीन स्थापित कोई कंपनी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 का 80 छा के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अथवा अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी जिसके पास ऐसे ही क्रियाकलाप शुरू करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, इनके जरिए किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जानकारी दी और परिशिष्ट में भी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मापदंड क्या आपने बताया, मापदंड के अनुरूप कितनी राशि अभी तक प्राप्त होनी थी, वह कितनी राशि अभी प्राप्त हुई है? यदि राशि मापदंड के अनुसार प्राप्त नहीं हुई तो संबंधित उद्योगों के ऊपर क्या क्या कार्यवाही अभी तक की गई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी राशि प्राप्त हुई है और जितनी व्यय की गई है वो परिशिष्ट में पूरी जानकारी उसमें दी गई है। जहां तक समय समय पर कंपनियों द्वारा यदि कोई राशि नहीं दी गई है तो उनसे अनुरोध किया जा सकता है और यदि मान लो सीएसआर मद के अंतर्गत यदि कोई कार्रवाई प्राप्त नहीं भी होती तो फिर कार्रवाई भी की जा सकती, क्योंकि ये बंधनकारी है, ये कानूनी प्रावधान के अंतर्गत है। माननीय अध्यक्ष जी, इसका हो जाने दीजिए। सीएसआर के तहत संपादित की जाने वाले कार्य क्षेत्र की परिधि एक तो आप मेरे को बता देंगे। दूसरा, उड़ीसा सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि सीएसआर मद का कैसे वो खर्च करेगी, कहां पर खर्च करेगी, उसकी राशि का कैसे वो मूल्यांकन करेगी, कैसे ऑडिट होगा और किसकी अनुशंसा से खर्च होगा, खर्च करने का आधार क्या है। आज 4.5 साल में छत्तीसगढ़ सरकार ने सीएसआर मद के खर्च करने के लिए कोई स्पष्ट नीति, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं बनाए। आपकी सरकार की कोई ऐसी योजना है क्या है, क्योंकि सरकार का कार्यकाल तो अब समाप्त होने वाला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उड़ीसा गवर्नमेंट के तरफ से क्या नीति बनाई गई है, जैसे माननीय सदस्य चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसको मंगवा के उसका अध्ययन कर लेंगे और उसमें समुचित कार्रवाई हम लोग करेंगे। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जहाँ उद्योग स्थापित हैं उसको केंद्र माने तो कितने किलोमीटर तक उसके सीएसआर के मद का उपयोग हो सकता है? वर्तमान में बंधनकारी नहीं है, कोई बंधनकारी नहीं। इसी क्वेश्चन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय जनाब अकबर मोहम्मद साहब ने, वजीर ने बताया है, वजीर आजम ने, कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंदर केंद्र का विषय है। फिर उन्होंने ये कहा कि राज्य इसमें कार्यवाही भी कर सकती है, अनुरोध भी कर सकती है। कार्य आवंटन है, राज्य और केंद्र के विषय है। अब इनके पास नीति भी नहीं है राज्य की, तो ये यदि सीएसआर की राशि का निर्धारण भी बता दिया, 5%, 5 करोड़, 20,000 करोड़ जो भी बताया। अब जब कंपनियों के लिए वो बाध्यकारी है और वो नहीं देती हैं और नहीं करती हैं, तो उसके ऊपर यदि कार्यवाही आज तक की गई है तो कितनी की गई है, उसके कार्यवाही के लिए प्राधिकृत अधिकारी कौन है? माननीय अध्यक्ष महोदय,
आपने संशोधित उत्तर नहीं पढ़ा है। संशोधित उत्तर में वो चेंज हो चुका है जो आप पढ़ के सुना रहे थे। दूसरी बात यह है कि जो कार्रवाई की बात है वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत उसमें कार्रवाई होती है। नहीं भाई, अब ये बता दीजिए कृपा करके। ठीक है, मैं नहीं पढ़ पाया, मैं इसी उत्तर में था। मैंने पूछा कि सीएसआर की कार्रवाई यदि नहीं होती है, मैंने राशि नहीं देती है, आपने जिसमें भी न्यास बताया उसके अंतर्गत नहीं की गई है, तो जिस कंपनी को मान लो 100 रुपया देना है साल में, 100 रुपया उन्होंने दिया कि नहीं दिया, और नहीं दिया तो उसके लिए कार्रवाई करने के लिए, उसके मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी कौन है, कौन कार्रवाई करता है, और आज तक कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी कार्रवाई कंपनी एक्ट के अंतर्गत होती है, और यदि वो कंपनी एक्ट का पालन नहीं कर रहा है तो उसको प्रेरित किया जा सकता है, कहा जा सकता है कि इसका पालन करो। मैंने वो सीएसआर देना बाध्यकारी नहीं है उनके लिए राज्य सरकार के हिसाब से। आप ये कहिए फिर बाध्यकारी नहीं है, आपके पास कोई मॉनिटरिंग नियम कानून प्रक्रिया सुसंगत प्रक्रिया नहीं है उसको जानने देखने की, तो बाध्यकारी नहीं है, उनकी मर्जी के ऊपर है, या केंद्र सरकार जानेगी उसको? क्लियर कर दीजिए ना इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है, कहां तक भूमिका है, तो यह प्रश्न ही नहीं आएगा। आपकी भूमिका को चिन्हित कर दीजिए, हम यहां तक चल सकते हैं, इसके बाद हाथ खड़ा कर देते हैं करके। माननीय अध्यक्ष महोदय, कंपनीज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई होगी, केंद्र शासन का नियम है, और यदि यहाँ पे राज्य में वो उनका उद्योग स्थापित है तो बहुत सी उनको नीति और अनुमति राज्य सरकार से लेना है, तो राज्य सरकार का भी निर्देश होता है कि भाई इसमें इस प्रकार का आप सीएसआर का पैसा दो, लेकिन कार्रवाई भारत सरकार कंपनी एक्ट के अंतर्गत ही होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने वही उत्तर दिया जो मैं पूछा था। उसके बाद मेरे प्रश्न है, राज्य सरकार क्यों से एनओसी लेती है तो निर्देश कर सकते हैं, ऐसा कहा। सीएसआर के पूरे प्रकरण में राज्य सरकार की क्या भूमिका है कि वो बाध्यकारी है नहीं है, हम अनुरोध के छोड़ कोई दूसरी कार्रवाई नहीं कर सकते, ये क्लियर कट आप बता दीजिए ताकि हम लोग जान ले। ये मेरा आग्रह है। एक बात, अब चूंकि पूछ रहा हूं सीएसआर के बारे में, तो राज्य की कंपनियां सीएसआर कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? राज्य की जो राज्य सरकार की कंपनियां हैं वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी कंपनी हो, फिर से पढ़ के सुना देता हूं। नहीं, वो मैं जो पूछा उतनी बता दीजिए। कर सकती है तो राज्य सरकार की कंपनी कोई भी आपकी हो गया चंद्राकर जी, राज्य में क्या भूमिका है? राज्य की अनुरोध के छोड़ सुनिए ना, चाहे वो राज्य सरकार की कंपनी हो चाहे केंद्र सरकार की कंपनी हो, ACCL, भिलाई स्टील प्लांट, NMDC, सारी कंपनी को बंधनकारी सीएसआर। नहीं, आपकी भूमिका भर को नहीं बता रहा हूं, अब आपके अनुरोध के सिवाय कोई भूमिका नहीं है। राज्य सरकार अनुरोध भर कर सकती, इतनी भूमिका है। कंपनी एक्ट के अंतर्गत ही कार्रवाई हो सकती है। भारत सरकार वो बता दिया आपने, वो भारत सरकार का। आपकी भूमिका सिर्फ अनुरोध तक है। उनको अनुरोध करके उनको कहा जा सकता है। राज्य सरकार को कार्रवाई करने का अधिकार इस संबंध में नहीं है। चलिए बांधी जी। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, 500 करोड़ का टर्नओवर आपका लिमिटेड है। क्या ऐसे प्रदूषण जो करने वाले जो उद्योग हैं, जो बहुत मात्रा में प्रदूषण करते हैं और उसका टर्नओवर 200-300 लेकिन बहुत ही हार्मफुल है, क्या ऐसे लोगों के लिए आप सीएसआर मद का निर्धारण करके संरक्षित लोगों को संरक्षित कर सकते हैं? क्या कोई बाध्यकारी हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएसआर मद का निर्धारण राज्य सरकार का नहीं है, ये भारत सरकार की तरफ से निर्धारण है, और मैंने आपको पढ़ के सुनाया है, दोबारा फिर से बता देता हूं। जिसका नेटवर्क ₹500 करोड़, ये मैंने पढ़ के पहले ही बताया आपको, या 5 करोड़ का प्रॉफिट या टर्नओवर 1000 करोड़, ये भारत सरकार द्वारा निर्धारित है, राज्य सरकार निर्धारित नहीं कर सकती। क्या नहीं, जैसे अधिनियम केंद्र सरकार का है, भारत सरकार का है, लेकिन राज्य सरकार भी इस पर अपना स्थानीय स्तर पर बात कर सकती है। राज्य सरकार स्तर पर राज्य के हितों को ध्यान में रख करके कोई अधिनियमित कर सकती बात को। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी केंद्र सरकार के द्वारा है, राज्य सरकार का नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य सरकार का विषय नहीं है, इस पर ज्यादा चर्चा क्या करेंगे? आप पूछिए जो पॉइंट। माननीय मंत्री जी ने हो जाना तो शुरुआत तो फिर विषय। माननीय मंत्री जी ने तो अब उनकी उत्तर ही नहीं देना था इसमें, हमारा विषय नहीं है। कंपनी अधिनियम 213 का उल्लेख करके पल्ला झाड़ने का काम किया है। मेरा जिला ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा सीएसआर की राशि निकलती है। आप क्वेश्चन करिए प्लीज। मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। प्रश्न करिए।
पिछले 2 वर्षों में CSR की कितनी राशि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने बलौदाबाजार जिले से ली है, ये बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात तो ये कि आपने संशोधित उत्तर पढ़ा ही नहीं, जो पुराना उत्तर है उसके आधार पर पूछ दिए। दूसरा ये कि बलौदाबाजार का प्रश्न इसमें उद्भूत नहीं होता, ये जांजगीर जिला संबंधित है। जांजगीर जिले का बता दीजिए। जांजगीर जिले का पूरा अध्यक्ष जी, जांजगीर जिले का राशि आती है उसका 40 से 50% पैसा प्रदेश सरकार ले लेती है हमेशा, प्रभावित गांव को लाभ मिलता ही नहीं, और प्रदेश सरकार लेकर के उस पैसे का उपयोग क्या करती है, भगवान जाने, ज्यादातर उल्लेख होता है हमने वृक्षारोपण में खर्च किया, पर ज्यादातर उसका दुरुपयोग प्रदेश सरकार लेने की बात करती है। CSR का लाभ जो प्रभावित गांव को मिलना चाहिए और प्रभावित गांव को नहीं मिलता। ठीक, चलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न था इसमें। CSR की मंत्री जी से जानना जा रहा था, क्या CSR की राशि में 15 अगस्त 26 जनवरी को अगर कंपनी के अंदर में अगर उत्सव मनाया जाता है, क्या उस पैसे से बूंदी वितरण या और मिठाई वितरण किया जा सकता है? क्या करा जा सकता है? सर पांडे जी, उसका उपयोग माननीय मंत्री जी उसका उपयोग कर सकते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि चूंकि ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और सभी विधायक के लिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्र से आते हैं, तो मेरा ये प्रश्न है कि इसमें इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या राज्य सरकार उस क्षेत्र के स्थानीय विधायक को तवज्जो देने के लिए या उसकी अनुशंसा पे उस मद को खर्च करने का ऐसा कोई निर्देश जारी कर सकती है क्या? उद्योगों को अधिकारी नहीं कर सकते, विधायक नहीं कर सकता, अधिकारी कर सकते हैं। ये जो राज्य सरकार से बैठिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार का कानून है, इसलिए राज्य सरकार इसमें ऐसा बंधनकारी विधायकों के लिए नहीं बना सकती। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ, ठीक है वो भारत सरकार का कानून है, 500 करोड़ का है, दुनिया भर की बात है, आपको कोई अधिकार नहीं है, इतना तो अधिकार होगा कि कौन कौन से उद्योगों ने कौन कौन से CSR मद में किस किस काम के लिए कब कब कितना कितना रुपया मंजूर करके दिया, पूरे प्रदेश की एक सूची मंगवा के हम सब लोगों को उपलब्ध करा देंगे क्या? अगर वो उद्योग जो यहाँ का पानी जमीन लिया हुआ है, यहाँ का कोयला लेता है और अगर CSR मद का पैसा यहाँ नहीं देता है, भारत सरकार के कहने से या प्रदेश की सरकार के या किसी के कहने से देता है, तो जानकारी तो हो, तो ऐसे उद्योगों के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन छत्तीसगढ़ की जनता करेगी ना, कि छत्तीसगढ़ की धरती में आप लिस्ट देंगे कि नहीं? और फिर अध्यक्ष महोदय, मान लीजिए CSR मद भारत सरकार के मद से दे रहा है, तो उसको काम करने के लिए जमीन तो छत्तीसगढ़ की सरकार देती होगी, तो इतना तो आपके विभाग को होश होगा ना कि कम से कम कौन सा काम वो कर रहा है, तो ये सूची तो आप उपलब्ध करा दो ताकि उनको ठीक कर दे उद्योगपतियों को। ठीक है, उद्योगपति पूरे छत्तीसगढ़ की धरती से पैसा कमाएंगे, हैदराबाद और मुंबई में बैठ के मजा करेंगे, और यहाँ मंत्री आपके यहाँ कौन सा उद्योग है भाई? तो CSR का पैसा तो छत्तीसगढ़। जांजगीर का प्रश्न है, आपके यहाँ कहाँ चला गया बलरामपुर में? आप ये लिस्ट दिलवाएंगे क्या? सिर्फ इस बात को जानना चाहिए। धर्मलाल जी कौशिक, पिछले 4 साल में कौन कौन से उद्योग जो इस धर्मलाल जी कौशिक में आते हैं, उनने क्या क्या काम किया है? पूरे छत्तीसगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। अरे बैठिए आप, निवेदन करता हूँ कृपया जांच कराएं CS राशि। धर्मलाल जी को उससे पहले आप लिस्ट मंगा लिया जाए। मैं भी कह रहा हूँ माननीय धर्मजीत जी कि लिस्ट प्राप्त कर लें और यहाँ जानकारी दिया जाए कि किस संस्थान से उधर ही को दे रहा हूँ। कभी कभी आप मेरी तरफ देखने के बजाय उधर देखते हो, मैं आपको देखते हुए बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आग्रह ये, आप भी कोरबा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे, अभी भाभी जी, वो पूरा औद्योगिक क्षेत्र है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आशा ये है कि जब भी हम CSR मद की चर्चा किसी उद्योगपति से करते हैं कि वो प्रभावित क्षेत्र में खर्चा करे, जनहित में खर्चा करे, तो उनका एक ही जवाब रहता है कि हम तो राज्य सरकार के निर्देश पर खर्चा करते हैं, हमारा पैसा तो हम कलेक्टर को दे देते हैं। वही बात तो आप शुरू से नहीं बोल रहे हैं। नहीं तो वही तो बात बोल रहा हूं मैं। और तो आप सीधा सीधा कहिए ना कि कलेक्टर पैसा वसूल करता है, कलेक्टर क्या करता है ये बताओ, आपने पूछा ही नहीं अभी तक। और प्रदेश सरकार को भेजता है, प्रदेश सरकार के इशारे पर वो खर्चा होता है,
और कई जिलों में कलेक्टर अपनी मनमर्जी से खर्चा करता है। तो आप असली बात को छुपा रहे हैं। कहने पर मान्य नहीं होता, सीएसआर मद में, कहने पर होता है। सीएसआर मद में जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं, उनकी कोई अनुशंसा से काम नहीं होता। अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सीएसआर का पैसा पहला खर्च होना चाहिए प्रभावित गांव के की मूलभूत समस्याओं को दूर करने। सब बात सही है। इसमें विधायकों की जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ की जमीन, यहाँ का हवा, यहाँ का पानी, यहाँ का कोयला और यहाँ का संसाधन, लेकिन उसका राजनीतिकरण किया जाता है। चलिए और कलेक्टर की स्वच्छाचारिता से पैसा, ये अच्छा प्रश्न हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय, सीएसआर मद की लूट बंद होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी के जो उत्तर दिया है उससे हम असंतुष्ट हैं और हम इसका उत्तर का इसके खिलाफ ये तो बता दीजिए। और एक सवाल आप 2 साल पहले भी तो उठा सकते थे। चलिए, धर्मलाल जी कौशिक। दोनों नेता प्रतिपक्ष पहले और अब में अंतर साफ दिख रहा है। साफ दिख रहा है ना। हाँ, चलिए, धर्मलाल जी कौशिक। आप चाह रहे थे भैया चला जाओ, धर्म भैया, हमारी पूरी सहानुभूति आपके साथ। क्या है, मैं कोई बेचारा तो हूं नहीं कि मेरे लिए सहानुभूति आप। सारे उद्योगपतियों के बेचारे लोग बैठे हुए हैं, सारे और बेचारे लोग बैठे हुए क्या है, उनके लिए सहानुभूति। आप हमारे संभाग के नेता हो, उनके लिए करो। सुनिए, चलिए, आपका बढ़िया प्रश्न आने दीजिए। अध्यक्ष जी, सारे उद्योगपतियों के पति यही है, आने दीजिए। सारा उद्योग इन्हीं के क्षेत्र में है। धर्म भैया, क्या है, आप हमारे संभाग के नेता हो तो हमारी तो सहानुभूति रहेगी आपके साथ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सहानुभूति मेरे बजाय इधर। चलिए ना, क्वेश्चन आने दीजिए क्वेश्चन। वैसे कौशिक जी बहुत सज्जन। गोरा जी, भैया वो प्रेम बोल रहे थे, प्रेम बोलते बोलते सहानुभूति निकल गए। मेरे बजाय अपने पक्ष के जो प्रताड़ित लोग हैं उनके प्रति आप दर्ज करें तो ज्यादा अच्छा। चलिए, क्वेश्चन करिए ना, बड़ी मुश्किल से तो बचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो छोटा छोटा प्रश्न पूछ लूंगा मंत्री जी से कि मैंने इसमें पूछा था कि 2020 से जो यहाँ उद्योग लगाने वाले हैं ऐसे कितने लोगों के साथ में एमओयू हुई है। उन्होंने बताया है कि 192 लोगों के साथ में जी। और लक्ष्य जो निर्धारित किया गया था वो लक्ष्य है 96 लाख 2020 से 2023 तक कुल 192 एमओयू। हाँ, अरे नहीं, 10 हाँ, ये 20,000 से एमओयू राशि जो किया गया 1,24,336 लोगों को रोजगार देना था। और इसमें जो मैंने पूरा पूछा है तो उसमें जवाब में आया कि 9 एमओयू निरस्त कर दिए गए और निरस्त करने के बाद में 183 एमओयू प्रभावशील है और जिसमें काम शुरू हुआ है, उत्पादन शुरू हुआ है 19 का। अब 19 का शुरू हुआ तो मैं जो 183 में 37 की बात करता हूं मैं, तो 183 में 37 जो निवेशक क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके द्वारा जो प्रारंभ किया गया बताया गया है और उसमें यह बताया गया है कि 2020 28/2/20 निवेश करना था 300 करोड़, निवेश किया है 4,50,00,000 जी। रामा पावर निवेश करना था 184 करोड़, निवेश किया है 5,20,00,000। 28/2/20 1,80,00,000 निवेश किया है 7,50,00,000। वैसे बहुत है आप। और ये 20 का है, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, प्रश्न दो-तीन को बताया मैं। हाँ, तो 2-3 को मैं बताया हूं कि 2020 में आपने उनको सब कुछ दे दिया, सौंप दिया और सौंपने के बाद में जो निवेश होना था उनको 300 करोड़ और निवेश किया है
4,50,000 करोड़। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका जो अवधि है, अवधि क्या है? जो एमओयू करते हैं, काम प्रारंभ कब तक किया जाना है, उनका समय क्या रहता है? तो ये पहले मेरे को बता दिया आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेश करने के लिए 5 साल का समय होता है। कितना? 5 वर्ष का समय। 5 वर्ष है कि 2 वर्ष है? 5 वर्ष है जी। अब इसमें जो जानकारी दी उसमें इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है कि निवेशकों द्वारा जो दी गई जानकारी के अनुसार उक्त अवधि में 2023 तक प्रदेश में 137 में 92 यूनिट उत्पादित जो किए हैं और उसमें ये जो निवेश हुआ है, तो आप निवेशकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जानकारी निवेशक के द्वारा जो दिया गया है उसको जवाब आपने विधानसभा में दिया है, तो जवाब विधानसभा में दिया है तो निवेशक के कहने पर दिया है, क्या आपने उसको विभाग के द्वारा या सरकार के द्वारा सत्यापित किया है? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार एमओयू यदि हो गया, उदाहरण के तौर पर 1,000 करोड़ का एमओयू हुआ, 5 साल का समय है और बीच में जाके उसको लगातार 5 साल में कितना खर्च किया, कितना नहीं किया, 6 माह की प्रगति ली जाती है और 6 माह की प्रगति के आधार पर इस प्रकार की जवाब हम लोगों ने दिया है। नहीं, मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये निवेशक है, उन्होंने इनको जानकारी दी आपके द्वारा, ये 2 साल में जो आपको जो जानकारी दी गई है और आपने जो जानकारी दी है उनके कहने के आधार पर दी है, तो क्या सरकार के द्वारा या विभाग के द्वारा इसको सत्यापित किया गया है कि इसमें कितनी सच्चाई है, या बढ़ा के बोले हैं या कम बोले हैं, ऐसा आपने कुछ किया है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रगति है उसको 6 माह के भीतर उसको निरीक्षण किया जाता है। थैंक यू। पहले प्रश्न में भी दूसरे प्रश्न में संभव नहीं। ये तीनों के तीनों वही उठ रहे हैं। छोटा प्रश्न पूछो, वही तीनों लोग दूसरे प्रश्न भी करेंगे, आप ही थोड़ी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छोटा ही प्रश्न पूछ मेरे विधानसभा और मैं भी कोई आरोप कौन सा नहीं लगा रहा विधानसभा हूं, मैं तो उनके उद्योग आप हर प्रश्न में पूछते हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, छोटा प्रश्न पूछ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके छोटे प्रश्न का चलिए बैठिए, उत्तर देना अरुण जी बैठिए। बड़ा उत्तर नहीं है, छोटा प्रश्न है। चलिए अब खत्म करिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पढ़ के नहीं आए लग रहा है। मैं पढ़ के आया हूं और मैं पूछ रहा हूं उसी अनुसार से मंत्री जी को। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो पूर्व नेता वर्तमान नेता प्रतिपक्ष का प्रश्न आया था, उसके बाद पूर्व नेता का आया है। दोनों नेता के प्रश्न में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि किसका उत्तर देना है। और दोनों उद्योग विभाग के अभी आधा घंटा उनका चला, पहले ने प्रश्न किया, अब इनका भी है, 2 ही प्रश्न है टोटल अध्यक्ष जी अभी तक। माननीय दोनों को एक साथ बैठा बीच में पारापारी पूछ लेंगे। ये जो इसमें आंकड़ा जो दिया गया और आंकड़ा दिए जाने के बाद में मैं ये कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के सरकार ने छत्तीसगढ़ की उनको जमीन दी, कुछ शासकीय जमीन गई, कुछ प्राइवेट जमीन गई, लेकिन आपने जो ये कहा कि इसमें जो रोजगार मिलना था 9,644 करोड़ रुपए का, उनको राशि निवेश करना था 9,644 करोड़ रुपए का, और उसमें 96,442 करोड़ रुपए का निवेश करना था। 1,24,336,000 लोग को रोजगार पाना था। आपने जो जवाब दिया वो जवाब दिया है कि आपने 4,800 इतने लोगों को अभी तक आप रोजगार दे पाए, 2020 के बाद में 4,849 लोगों को। तो उसका प्रतिशत निकालेंगे तो निवेश का प्रतिशत है 3%, रोजगार का प्रतिशत है 6%। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो लक्ष्य आपने रखा और जो लक्ष्य आपने रखा है 96,442 करोड़ का, ये और जो लक्ष्य रखा आपने 1,24,000 का, ये कब प्राप्ति, उसकी कब प्राप्ति होगी? माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेश और रोजगार के प्रतिशत की तुलना नहीं हो सकती।
एक बहुत बड़ी कंपनी है, 2 कंप्यूटर में काम कर रहा है, 2 रोजगार में काम चल जाएगा। लेकिन बाकी जो रोलिंग मिल है तो उसमें बहुत बड़े पैमाने में मजदूर लगेगा, तो प्रतिशत कैसे निर्धारण होगा? नहीं हो सकता। चलिए मैं आपको बता देता हूं अध्यक्ष महोदय, अब हो गया इसके प्रश्न में जवाब आया है। आपने दिया है उसमें कि मेसर्स बजरंग अलायंस, अब मेसर्स बजरंग अलायंस में रोजगार उनको कितने को मिलना है, तो आपने उसमें दिया हुआ है 158। तो 158 दिया है, तो वो जो उस समय जो एमओयू हुआ है उसमें कितना रोजगार मिलेगा ये भी उसमें लिखा हुआ है। बजरंग अलायंस लिमिटेड रायपुर में तो सिर्फ 110 लिखा हुआ है। मिलने के बाद में वो लक्ष्य से कोसों दूर है। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मंत्री जी, इनको प्रमाण पत्र, उत्पादन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो जो उत्पादन जो प्रारंभ किए हैं और उत्पादन प्रारंभ करने के बाद में जो 19 की बात बोल रहा हूं, उसमें कितने लोगों को प्रमाण पत्र जारी हुआ है और कितने लोगों को जारी नहीं हुआ है, थोड़ा सा बताएंगे आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रमाण पत्र के संबंध में प्रश्न ही नहीं है। बाकी जिन विषयों पे कितना एमओयू हुआ, कितने को रोजगार मिला, कितना निरस्त हुआ, वो पूरा डिटेल विवरण दिया जाता है। अब उसको आगे इतना लंबा जवाब में आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जवाब में दिया, अभी जितने एमओयू हुए हैं सब में काम हो रहा है, सब लक्ष्य पूरा हो रहा है। पिछले इनके कार्यकाल में सुबह पेपर में देखा तो एक देखा 5,000 करोड़ का एमओयू करके आया था। मैं उसको फोन लगाया, पूछा तो मेरी बस्ती का कार्यकर्ता था, मैंने कैसे कर लिया? बोले सूट और कार किराए में लेके गया था, 5,000 करोड़ का एमओयू कराया हूँ। मेसर्स नाकोड़ा पाइप इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड रायपुर उत्पादन प्रमाण पत्र हेतु कार्यालय में प्रस्तुत प्रक्रियाधीन है। ऐसे 3-4 नाम मैं बता सकता हूं आपको सर, ये बहुत लंबा विस्तृत प्रश्न है। प्राइवेट लिमिटेड प्रक्रियाधीन है। ये प्रमाण पत्र देने का कितने अवधि में उनको प्रमाण पत्र मिलना चाहिए? ये मैं बहुत आपको अलग से जानकारी दे दूंगा। अलग से जवाब में है, अलग से दे देंगे ना आपको। अरे वो असली मंत्री नहीं है, अभी कार्यभार संभाले हुए हैं, बाद में दे देंगे लक्ष्मण जी। चलिए बोलिए ना जल्दी। एक्चुअल में तो कार्यभार उसको बोल सकते हैं जो नहीं आए हैं, वो नहीं आए हैं। आपका प्रश्न बहुत विस्तृत है, घर बैठ के लक्ष्मण जी के घर बैठ के शाम को इसको तय कर लीजिएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कुल मिला के कहना यह है एक लाइन में कि आपने जो उद्योग नीति बनाए और लोगों को ने कहा कि हमने 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, तो 5 साल में आपने बहुत अच्छा काम कौन सा किया कि आप 96,000 करोड़ रुपए का आप एमओयू किए, ये सरकार के द्वारा में 1,24,000 लोगों को नौकरी देने की बात की, और आया कितना? तो खोदा पहाड़ निकला चुहिया आपके 5,000 लोगों को। तो आपका एमओयू जो किए हैं कितने प्रतिशत सफल है, यही मैं पूछ रहा हूं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल ये बताने के लिए है सरकार के पास में, और बताने के लिए है, और उसके बाद में आपके जो उद्योग नीति बनाई गई और जिसको छत्तीसगढ़ आप मॉडल कहते हैं, यही छत्तीसगढ़ मॉडल है कि 96,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं, 1,24,000 की बात करते हैं, और 5,000 उसका निवेश हो रहा है, 5,000 लोगों को नौकरी मिल रही है। तो मैं मंत्री जी से इसी विषय में जानना चाहता हूं कि बाकी के खिलाफ में आप क्या कार्रवाई करेंगे, जिन्होंने एमओयू करने के बाद में जो काम प्रारंभ नहीं किया है या जो नहीं करना चाह रहे, उसके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लक्ष्य का निर्धारण नहीं है, ये एमओयू में प्रावधान होता है। कई बार 5,000 करोड़ का एमओयू है, फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, बैंक ने कर्ज नहीं दिया, उद्योग नहीं लग पाया, तो कैसे इसको आप तुलना कर सकते हैं? ये केवल प्रस्ताव है जो एमओयू में कार्रवाई करेंगे, ये बंधनकारी नहीं है। उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई करेंगे, बेदखली करेंगे, जमीन दूसरे को देंगे, कुछ तो करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने अनुमति दी थी। अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं पुरानी बातों पर जाऊंगा तो फिर ये निकल जाएंगे बाहर। नहीं, आपके समय में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ था, कितने लोगों का रोजगार था बताइए आप? 15 साल तो जब यहाँ आएंगे तो कुछ बात है, उसका जवाब हमारे मंत्री लोग दे देंगे। 15 साल का जवाब दे देंगे, 4 साल उसका जवाब। आप मेरी बात सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक फेडरल इंजीनियरिंग कंपनी थी, अमेरिका से लोग आए थे उसको एमओयू करने के लिए। यहाँ के लोगों ने कहा कि वहीं पहुंचो, वहीं आके एमओयू करेंगे। 5,000 करोड़ का था, ना 1 रुपए का निवेश हुआ, ना एक रोजगार हुआ। आप क्या बोलेंगे? अब भूषण उसकी जानकारी दीजिए। भूषण स्टील की जोगी जी समय हुआ था, वो कैसा था बताइए? आप जिस विभाग का जवाब दे रहे हैं ना, देखिए मेंबर ऑफ, ये जो एमओयू होता है ना, ये
मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये आपसी समझ है, ये बंधनकारी नहीं है। 5,000 करोड़ का बोल के 5 रुपए भी कोई नहीं लगाया, कुछ नहीं कर सकते। कोई नियम भी घोटाला होता है। अध्यक्ष जी, इनके मंत्री आप बोल, ये मंत्री जी गए थे कनाडा ऑटोमोबाइल सेक्टर का निवेश लाने के लिए, बड़ा बड़ा यहाँ छपा ऑटोमोबाइल का निवेश लेके आ रहे हैं। 1 रुपया का है कि एक नट बोल्ट बनाने का भी। चलिए, अब आप लोग बैंकॉक जाते थे तो आप प्रश्न करें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ये 9 MOU निरस्त किए हैं, वो कौन कौन से हैं और किन कारणों से निरस्त किया, एक। और दूसरा, आपने बताया है 4,849 लोगों को रोजगार मिला है। उद्योग नीति 19 से 2024 जो आपने बनाई है, उसके तहत 4849 लोगों में कितने लोग प्रबंधकीय पद में हैं, उनमें से जो 40% को देना है वो, और वो जो नियोजित करते हैं उनको, तो उन्होंने प्रबंधकीय पद या कुशल अकुशल में नियोजित किया, इसके जांचने की, अध्ययन करने की प्रक्रिया क्या है, और इसका पालन नहीं करते हैं तो आप क्या कार्रवाई करते हैं? ठीक है, आपका उत्तर इनका उत्तर एक साथ आएगा। शर्मा जी, एक प्रश्न का जो करना चाहता था जय चंद्राकर जी कर लिया। 9 जो MOU कौन कौन निरस्त हुए ये बता देंगे। अच्छा, दोनों का एक ही प्रश्न है। दूसरा और ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपकी उपस्थिति में कुछ उद्योगों को लगाने से एक क्षेत्र विशेष में मना किया गया है, वो उद्योग कौन कौन से? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पता नहीं कहां कहां का अलग अलग जोड़ जोड़ के पूछ रहे हैं, लेकिन ठीक है। अब ये 9, आप 1 मिनट में बता रहा हूं ना, अरे उसको बता रहा हूं, पूरे सुनना, पूरा पढ़ूंगा। जो 9 उद्योगों को निरस्त किया गया है, मेकर्स इकाई का नाम, एक मिनट पूरा सुनो ना भाई। इकाई का नाम मेसर्स प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड हिसार। MOU दिनांक 28/2/2020। प्रस्तावित संयंत्र उत्पादन एवं वार्षिक क्षमता वायर रॉड TMT रोल प्रोडक्ट 30 लाख TPA। प्रस्तावित पूंजी निवेश 320 करोड़, रोजगार 6100। MOU निरस्तीकरण दिनांक 24/12/2020। रिमार्क, निवेशक द्वारा अपने पत्र क्रमांक PIL रायपुर MOU 2021-158 दिनांक 30/11/2020 से स्टील मार्केट में अस्थिरता बताते हुए उक्त परियोजना को स्थगित करते हुए MOU निरस्त करने का अनुरोध करने के फलस्वरूप 24/12/2020 को MOU निरस्त किया गया। एक। दूसरा, मेसर नूतन इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड रायपुर 4/11/2020 MOU दिनांक प्रस्तावित संयंत्र उत्पादन एवं वार्षिक क्षमता बेनिफिशिएशन ऑफ आयरन और 20 LTPA पैलेट प्लांट 16 LTPA स्पंज आयरन 6 LTPA कैप्टिव पावर प्लांट 90 मेगावाट स्टील मेल्टिंग शॉप 6 LTPA रोलिंग मिल 6 LTPA फेरो इलाज 50,000 TPA क्लिंकर ग्राइंडिंग 9 LTPA। प्रस्तावित पूंजी निवेश 980 करोड़, रोजगार 900। MOU निरस्तीकरण दिनांक 21/12/2020। निवेशक द्वारा पत्र आवक क्रमांक 1014 दिनांक 23/11/2020 के माध्यम से इकाई के संचालकों में वैचारिक मतभेद बताते हुए MOU निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया। तदनुसार दिनांक 31/12/2020 को MOU निरस्त किया गया। तीसरा, अरे काय को हो गया, पूरा सुनो ना, 9 है ना भाई, पूरे उत्तर पढ़ा गया। उद्योग का नाम कहाँ स्थान प्रस्तावित था, बस इतना ही बता दीजिए। देखिए, मैं जहां तक समझता हूं, माननीय सदस्य अनुरोध है कि पूरा उत्तर पढ़ा जाए, हम लोग भी समझ सके। पूरा उत्तर पढ़ा, माननीय सदस्यों के प्रश्न पूछने का कारण ये है, उत्तर पढ़ा जाए, हम लोग भी समझ सके कि पर टन और पर करोड़ कटमनी ली गई कि 1 करोड़ का MOU होगा तो इतना पैसा आपको ऊपर से देना पड़ेगा। जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनका MOU कैंसिल कर दिया। तो मंत्री जी ये बता दें कि पर टन या पर करोड़ कितनी कटमनी ली गई जो सरकारी खजाने में नहीं कांग्रेस के जेब में जाएगी, इतनी कितनी कटमनी? चलिए, इंदु बंजारे, हिंदू बाजार संपूर्ण उत्तर पढ़ा जाए मंत्री जी, हम लोग भी जान सकते। इस बात को विलोपित किया जाए, संपूर्ण उत्तर विलोपित कर देंगे। चलिए, कांग्रेस की हिंदू, आप प्रश्न पूछिए।
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हो गया, बहुत हो गया थोड़ा। अरे पूरा पढ़ा ही नहीं मैं भी, छोड़िए, 50 मिनट हो रहा। कुछ तो समझ चाहिए ना कि क्या पूछूं। अरे भाई मैंने आपसे प्रश्न किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपने बोला कि उद्योग लगाने से मना किया था, वो कौन कौन से सुनिए सुनिए, कितने एमओयू हुए, किस कारण से निरस्त हुए, तो पूरी जानकारी सुनो ना भाई, अधूरा कैसे होगा? किस कारण से निरस्त हुए और एमओयू का नाम बताओ। आप पूरा सुनिए, आप पूरा उत्तर दिया जाए मंत्री जी, हम लोग भी समझ सके। सुनिए सुनिए, पूरा उत्तर पढ़ा जाए। मेसर GOS इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर एमओयू दिनांक 9/11/2020, प्रस्तावित संयंत्र उत्पादन एवं वार्षिक क्षमता स्पंज आयरन 9 LTPA कैप्टिव पावर प्लांट 70 मेगावाट, SMS 9 LTPA, रोलिंग मिल 9 LTPA, फेरो इलाइज 50,000 TPA, बेनिफिशियन एंड पेलेटाइजिंग ऑफ आयरन और 9 LTPA, कोल वाशरी 9.6 MTPA, स्टील फैब्रिकेशन एंड गैल्वेनाइजिंग 4 LTPA, प्रस्तावित पूंजी निवेश 850 करोड़, रोजगार 550, एमओयू निरस्तीकरण 31/12/2020, निवेशक अपने पत्र क्रमांक GOS 2020, एमओयू दिनांक 7/12/2020 द्वारा उक्त एमओयू को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। तदनुसार एमओयू 31/12/2020 को निरस्त किया गया। चौथा, मेसर्स GOS इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर एमओयू दिनांक 9/11/2020। आप सुनिए ना, आप लोग कहाँ सुन रहे हैं भाई? पूछा क्यों? नहीं, इतना बड़ा प्रश्न आप करना चाहते हैं, मंत्री जी हम लोग भी समझ सके। आप गलत बात है, आप उधर नहीं सुन रहे, आप समय बात कर रहे हैं, दे देंगे आप, गलत बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान एक मिनट, कवासी लखमा जी इसका जवाब देते तो कैसे देते हैं बताइए? वो बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलते समय विधानसभा में उत्तर संशोधित होता है, प्रश्न संशोधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। नहीं जो है। पूछा है पूरा सुनना पड़ेगा, जो उन्होंने कहा है। आप चौथा, आप पूरा सुनाना चाहते हैं? पूरा पढ़ देता हूँ ना, 9 है 9। देखिए भाई, उन्होंने पूछा है तो मैं क्या करूँ? चलिए सुना दीजिए, उत्तर तो सुन लीजिए, 12 बजे तक सुनाइए। मगर उत्तर पढ़ लीजिए। हमारा जो प्रश्न है उस प्रश्न में खाली हमने एक बात की है, कौन से उद्योग का एमओयू निरस्त हुआ, उसका कारण क्या है? वही तो बता रहा हूँ, वही तो बता रहे हैं। आपने पूंजी निवेश किया, वही बता रहा हूँ, आप पूरा, अरे तो भाई पूरा आपने कारण पूछा, पूरा विस्तार से बताइए, पूरा बताइए इनको, पूरा उत्तर बताया जाए, पूरा बताइए। GOS इस्पात प्राइवेट लिमिटेड रायपुर एमओयू दिनांक 9/11/2020, 7 मिनट तक जरा धीमी गति से बताइए। संयंत्र स्पंज आयरन 2 LTPA, SMS 2 LTPA, 12 बजे तक बताएंगे, 7 मिनट। फेरो इलाइज 50,000, कैप्टिव पावर प्लांट 32 मेगावाट, प्रस्तावित निवेश 280 करोड़, रोजगार 400, एमओयू निरस्तीकरण दिनांक 3/12/2020, कारण निवेशक अपने पत्र क्रमांक GOS 2020, एमओयू दिनांक 7/12/2020 द्वारा उक्त एमओयू को निरस्त करने अनुरोध किया गया। तदनुसार एमओयू दिनांक 31/12/2020 को निरस्त किया गया। अब 5वां, अभी 9 है टोटल। बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग नए सदस्य बहुत ही कम हम लोगों का प्रश्न लगता है। 3 लाख जनता ने हमें चुन कर भेजा। आप मुझे तो बता के चल देती है, बाहर जाओ। क्षेत्र की समस्याओं को यहाँ पे रख सकते कहिए इनको, लेकिन हम लोग को समझ आप इनको कहिए, अध्यक्ष महोदय, आप इनको कहिए, निवेदन है, लगातार हम लोग का प्रश्न लगता है, लेकिन आपको हम लोग को समय ही नहीं मिल पाता है। अगर हमारे क्षेत्र के लोग हमें एक उम्मीद के साथ भेजते हैं कि हम अपने उत्तर पढ़ते जाइए, यहाँ पे रख सके, उनके सुख दुख की बातों को रख सके, लेकिन हमें समय नहीं मिल पाता है। माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि हम लोग को विशेष समय दिया जाए। मंत्रालय द्वारा आप उत्तर सुन लीजिए। निरस्त करने के फलस्वरूप सुनते में पूरा समय खत्म हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 6 मिनट नए सदस्यों को मौका मिलना चाहिए कि उनको भी अपने समस्या रखने के लिए। मंत्री जी का उत्तर आ रहा है, लिमिटेड रायपुर, कोई डिस्टर्ब न करें। एमओयू दिनांक, प्रस्तावित संयंत्र स्पंज आयरन 1,75,000 TPA, कैप्टिव पावर प्लांट 20 मेगावाट, स्टील मेल्टिंग 15,000 TPA, रोलिंग मिल 25,000 TPA,
प्रस्तावित निवेश 300 करोड़, रोजगार 400। एमओयू निरस्तीकरण दिनांक 1/2/2021। निवेशक का पत्र आवक दिनांक 13/1/2021 अनुसार प्रस्तावित एकीकृत इस्पात परियोजना को नवीन कंपनी गठित कर क्रियान्वित की जाएगी। अतएव एमओयू निरस्तीकरण हेतु अनुरोध किया गया। तदनुसार 1/2/2021 को एमओयू निरस्त किया गया। करी पूरा एसकेएस इस्पात एवं पावर लिमिटेड मुंबई दिनांक 28/2/2020। एमओयू दिनांक प्रस्तावित संयंत्र स्पंज आयरन 4 लाख टीपीए, कैप्टिव पावर 52 मेगावाट, फेरो एलाइज 66,000 टीपीए, आयरन और पैलेट 6 लाख टीपीए। नेताजी सुनिए, 900 नेताजी जवाब सुनिए। रोजगार 700। एमओयू निरस्तीकरण 31/5/2021। निवेशक के अनुरोध पर एमओयू आदेश क्रमांक 096 दिनांक 31/5/2021 द्वारा निरस्त किया गया। 8वां मेसर्स एसएनए फंड प्राइवेट लिमिटेड बिलासपुर दिनांक 15/12/2020। प्रस्तावित संयंत्र डीआरआई प्लांट 2,10,000 टीपीए, आयरन और बेनिफिकेशन 20 लाख टीपीए, पैलेट प्लांट 12 लाख टीपीए, इंडक्शन फर्नेस एंड एसएमएस विथ कास्टर 1,80,000 टीपीए, रोलिंग मिल 1,80,000 टीपीए, कैप्टिव पावर प्लांट 40 मेगावाट। प्रस्तावित निवेश 470.67 करोड़, रोजगार 471। एमओयू निरस्तीकरण दिनांक 31/5/2021। निवेशक के अनुरोध पर एमओयू आदेश क्रमांक 97 दिनांक 31/5/2021 द्वारा निरस्त किया गया। आखिरी 9वां मेसर्स पारस पावर एंड कोल वेरिफिकेशन लिमिटेड बिलासपुर एमओयू दिनांक 22/3/2021। प्रस्तावित संयंत्र स्पंज आयरन 2,70,000 एमटीपीए, कैप्टिव पावर प्लांट 65 मेगावाट, स्टील मेल्टिंग 2,70,000 एमटीपीए, रोलिंग मिल 2,70,000 एमटीपीए। प्रस्तावित निवेश 481 करोड़, रोजगार 393। एमओयू निरस्तीकरण 11/5/2022। निवेशक के अनुरोध पर एमओयू आदेश क्रमांक 210 दिनांक 11/5/2022 द्वारा निरस्त किया गया। इस प्रकार कुल आप संतुष्ट हो गए? आप लोग हिंदू बन जा रहे, आप संतुष्ट? हिंदू बन जा रहे, हिंदू बन जा रहे। प्लीज चंद्राकर जी, चंद्राकर जी और कुछ ये हो गया, बहुत हो गया, प्लीज शर्मा जी प्लीज। हिंदू बन जा रहे, हिंदू बन जा रहे, हिंदू बन जा रहे कि प्राचार्य और प्राध्यापक राजनीति शास्त्र, प्राध्यापक अंग्रेजी हिंदू बन जा रहे और लैब टेक्नीशियन नहीं है, लाइब्रेरियन नहीं है। फिर मैं मंत्री जी से बोलना चाहता हूँ। हिंदू बन जा रहे, हो गया आपका। 2 प्रश्न में इन लोगों का 1 घंटा समय निकल जाता है, नए सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिल पाता है। इन लोगों की राजनीति के कारण हम लोग को समय नहीं मिल पाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करती हूँ कि नए सदस्यों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इतने हम लोग अनुभव नहीं है, इतने जानकारी नहीं है, लेकिन अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का अधिकार हमें भी है, तो हमें भी समय मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग इतने दूर से आते हैं अपने क्षेत्र को समर्थन करने के लिए, और ये अपने राजनीतिक स्वार्थ में हमें सपना समय नहीं मिल पाता है। ये बहुत शर्म की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न करो ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा पूछ ले, टाइम कम है, जल्दी पूछ ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से जो प्रश्न पूछा था उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि 11 पद स्वीकृत है, लेकिन 11 पद रिक्त है। तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा विशेष निवेदन है कि चूंकि ये बच्चों का भविष्य का मामला है, तो उसे जल्द से जल्द रिक्त पदों को भर्ती किया जाए। साथ ही दूसरा मेरा एक और प्रश्न, चूंकि समय कम है, तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वहाँ बहुत बच्चे एमएससी के लिए इधर उधर भटकते हैं। अगर एमएससी का विषय वहाँ प्रारंभ हो जाए तो उनको उनके भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो पद रिक्त है उस पर कार्रवाई चल रही है अध्यक्ष महोदय, और बहुत जल्द उसमें भी पद भर लिए जाएंगे। वैसे जो अभी सहायक प्राध्यापक की भर्ती हुई अध्यक्ष महोदय, तो इनके क्षेत्र में स्पेशल कई लोगों को भेजा गया है। माननीय सदस्य उससे जरूर संतुष्ट होंगी, और जो एमएससी का है वो सरकार विचार करेगी उस पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री अपने भी सहायक प्राध्यापक के बारे में बोला, तो आपको एक निवेदन भी करना चाहूंगी। पूर्व में आपने जो 1384 पद का जो भर्ती किया था, उसमें बहुत सारे ऐसे पद है जो वेटिंग लिस्ट में हैं, तो वो भी इंतजार करें, तो इसको भी थोड़ा सा अगर देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज वो प्रक्रिया है माननीय सदस्य, जैसे प्रक्रिया के अनुरूप प्रश्नकाल समाप्त। माननीय अध्यक्ष जी, आज नवरात्र चल रही है, प्रश्नकाल समाप्त। प्लीज दिल दुखाए भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने।